नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों आज हम जानेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के साहित्यिक परिचय के बारे में, क्योंकि ये प्रश्न पिछले 2-3 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। इसलिए अगर आप सब बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सब इसको जरूर तैयार कीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है कि किसी एक लेखक या फिर किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए और अधिकतम शब्द सीमा 80 होनी चाहिए, ये आपको निर्देश में लिखा रहता है। तो 80 शब्दों में आपको किस तरीके से लिखना है जिससे आप साहित्यिक परिचय और कृतियों को स्पष्ट रूप से लिख सकें और आपको पूरा नंबर मिल सके, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा, इस तरीके से आप जिस भी लेखक का आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं आपको हेडिंग बनाकर लिख देना है, क्योंकि प्रश्न में 3 आपको लेखक दिए जाएंगे, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना रहता है। तो आप किस लेखक का साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं आप ऊपर इस तरीके से दर्शा दीजिएगा। उसके बाद से जीवन परिचय लिखना होता है, क्योंकि साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर अगर पूरी बातों को छाप देंगे तो जीवन परिचय में बदल जाएगा, जो कि हम सब 10वीं में लिखे हैं। इसलिए सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालकर कुछ पॉइंट होता है उन्हें लिखना होता है। जैसे जिस लेखक का आपने साहित्यिक परिचय लिखना शुरू किए हैं उनका नाम लिख दीजिए, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, कहाँ पे रहा करते थे, उन्होंने कौन कौन सी पढ़ाई की और कहाँ से किए, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा और उनकी मृत्यु कब हुई। इन सब बातों को जीवन परिचय में लिखा जाता है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, आप सब देखिएगा। लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में। ठीक ना, यहाँ पे आप सब इसको हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जन्म तिथि याद रहेगा। तो आप बीच में कुछ भी लिख देंगे उतना एग्जामिनर का ध्यान नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप इनका जन्म तिथि ही गलत कर दिए हैं तो भाई साहब नंबर तो कटना ही है। तो क्या लिखेंगे, इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इनके जन्म की बात करें तो 1904 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान की बात करें तो खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक ना, उसके बाद से लिखेंगे इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। अब देखिएगा, अब इनके माता पिता के नाम की बात करें तो एनसीईआरटी बुक में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए नहीं लिखा गया है। अगर आप सबको जानकारी है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इधर उधर से खोज कर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पे इनके माता पिता का नाम का जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए लिख देंगे इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, इनका जो बचपन का जीवन है अर्थात बाल्यकाल जो अवस्था है वो लखनऊ में बीता। ठीक ना, उसके बाद से लिखेंगे इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए, जैसे आप सब 12वीं पास करेंगे तो बीए बीएससी बीकॉम करने का अवसर मिलेगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे 12वीं पास किए तो इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए। अब एमए और पीएचडी थोड़ा सा समझिएगा, आप सब 12वीं पास करेंगे तो बीए बीएससी बीकॉम करने का अवसर मिलेगा और बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद से एमए करने का अवसर मिलेगा और एमए करने के बाद से पीएचडी करने का अवसर मिलेगा। एक क्रम से चलता है। ठीक ना, तो ठीक उसी प्रकार से इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए किए, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की उपाधियां प्राप्त किए। ठीक ना, उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे इन्होंने पाली, उसके बाद से संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किए। जैसे आप सब भी अभी तक तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करते हुए आ रहे होंगे, अब हिंदी का भी शुरुआत कर दिए होंगे। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने पाली और संस्कृत, इसके साथ साथ अन्य जो विषय हैं, भाषा हैं, उनका इन्होंने गहन अध्ययन किए। ठीक ना, उसके बाद से लिखेंगे हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए भारत माता की चरणों में सन 1967 ईस्वी में हमेशा के लिए सो गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है कि जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं 1967 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, थोड़ा सम्मान के साथ लिखने में अच्छा रहेगा। ठीक ना, इसलिए लिखेंगे कि जो हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए भारत माता
की चरणों में 1967 ईस्वी में हमेशा के लिए सो गए, अर्थात इस दुनिया से चले गए। तो इस तरीके से मेरे भाई आपको जीवन परिचय लिख देना है, और जीवन परिचय लिखने के बाद से आपको कहाँ पे आना है, साहित्यिक परिचय लिखने के। अगर आपको 10 में 10 नंबर साहित्यिक परिचय में चाहिए, क्योंकि 2 साहित्यिक परिचय लिखना होता है, एक गद्य से और एक पद्य से, तो अगर पूरा नंबर आपको प्राप्त करना है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और ज़्यादा भी लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि और भी प्रश्न करने हैं ना, तो किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, और जितने शब्दों में कहा गया है उतना शब्दों में लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद से साहित्यिक परिचय हेडिंग यहाँ पे डालने के बाद से क्या लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सब समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ये लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय। अब पुरातत्व संग्रहालय क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसी पुरानी वस्तुएं या फिर ऐतिहासिक वस्तुएं जिसे आज भी कहीं ना कहीं सजा कर रखा गया है, दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को मेरे भाई पुरातत्व संग्रहालय बोला जाता है। जैसे आपने झांसी वाली रानी का नाम सुना होगा, आपने अकबर का नाम सुना होगा, आपने शेर शाह का नाम सुना होगा। ये सब क्या थे? पहले जब लड़ाई करते थे तो जिस हथियार से करते थे, जो अस्त्र शस्त्र उन लोगों के पास था, जो तलवार उनके पास था, आज भी कहीं ना कहीं वो सजा कर रखा गया है, तो लोग आज भी देखने आते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? पुरातत्व संग्रहालय, अर्थात पुरानी वस्तुओं का संग्रह, ठीक ना। उसमें निरीक्षक के पद पर मौजूद थे। निरीक्षक मतलब देखभाल करने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। उसके बाद से है केंद्रीय पुरातत्व विभाग। इसको जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, जिससे याद रहेगा, ठीक ना, या फिर कलर चेंज करके लिख लीजिएगा। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक, अर्थात इनके द्वारा ये चलाई जाती थी। उसके बाद से राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। तो कहीं पर ये निरीक्षक के पद पे रहे, कहीं संचालक के पद पे रहे, और कहीं अध्यक्ष के पद पे रहे। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आज आप लेबर की तरह काम कर रहे हैं, कल हो सकता है आपको कंप्यूटर पे काम दे दिया जाए, उसके बाद से हो सकता है आपके अंडर में 2 4 10 लोग काम करने लगे। तो ठीक उसी प्रकार से इनकी नियुक्ति इधर उधर होती रही और बढ़ती रही। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। जो मुख्य रूप से इनका एक विषय था वो पुरातत्व ही था, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा, इनकी जो भाषा थी वो शुद्ध खड़ी बोली है। इनकी जो भाषा थी, जिसमें लेखन कार्य किए, साहित्य में योगदान रहा, तो वो क्या था? शुद्ध खड़ी बोली थी। तो इस तरीके से आप सभी को साहित्यिक परिचय लिख देना है। 80 शब्दों में ध्यान रखकर लिखना है कि 80 शब्द हो सके। उसके बाद से कृतियों पर आप सभी को आ जाना है। तो 10वीं में आप सब रचना लिखे थे ना, रचना यहाँ पर भी लिखना है, ज़्यादा बदलाव नहीं करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो इनकी निबंध संग्रह थी वो वाग्धारा था, कल्पलता था, पृथ्वी पुत्र है, वेद विद्या है। अभी और भी है, लेकिन आपको जितना याद है आप उतना लिख सकते हैं। उसके बाद से शोध ग्रंथ की बात करें तो पाणिनि काल भारत हो गया। संपादन की बात करें तो हर्षचरित पद्मावत हो गया। तो इस तरीके से है। यहाँ पे जो आप सभी को रचनाएं बताएं, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि जो पहला प्रश्न बहुविकल्पी होता है उसमें कहाँ से पूछा जाएगा ये निश्चित नहीं होता है। कहीं पूछ लेता है कि ये किसकी रचना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कल्पलता, पूछ लिया जाएगा कल्पलता किसकी रचना है। तो आपको रचनाएं याद रहेंगी तो आप बहुविकल्पी में भी 1 नंबर का काम कर देंगे, और यहाँ पर तो लिखना ही पड़ता है, ठीक ना। तो इस तरीके से जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उसके साथ साथ कृतियों को अगर आप सही क्रम से लिखते हैं तो आपको 5 में 5 पूरा नंबर दिया जाएगा, 1 भी नंबर नहीं कटने वाला है। अगर इस तरीके से आसान साहित्यिक परिचय और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे आपको हिंदी का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, जहां पे जितने भी महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए प्रश्न होंगे आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आप सब हिंदी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।